तो जब संविधान ही नहीं बचेगा, मंडल कमीशन की बातें नहीं बचेंगी, कलम और किताब बिक जाएगी, गिरवी हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी बंदूक की, तो हम पेट भर के क्या करेंगे? और यहाँ पर पूरे देश के कुलपति कहाँ से बनाए जा रहे हैं? झंडेवाला से, नागपुर से। पूरे देश में प्रोफेसर कौन होगा? नागपुर बताएगा। जज कौन होगा? नागपुर बताएगा। मीडिया में क्या चलेगा? नागपुर बताएगा। देश में संविधान बदलना है कि नहीं बदलना, नागपुर बताएगा। तो नागपुर संविधान से बड़ा हो गया। और जब सब संविधान खतरे में हो तो लकीर खींचकर संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना। जिस मशीन को जहां बनाया गया वहीं उससे चुनाव नहीं होता, तो हमारे यहाँ क्यों होता है? तो बैलेट पेपर से हो, ताकि चंडीगढ़ में जैसे चोरी पकड़ा गई, अगर बैलेट पेपर से नहीं होता चोरी नहीं पकड़ाती ना। समाजवाद का नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। भी सवाल करना कि विश्वविद्यालय में क्या किसी को विचारधारा देखकर रखा जाता है कि कौन भाषण बाहर क्या दे रहा है, कौन किस विचार के मानने वाला है, कौन जो है किसके ऊपर क्या राय रखता है? ये तो प्रोफेसर की नौकरी के लिए कोई पात्रता नहीं, तो ये कोई वजह तो हो नहीं सकती। इसका मतलब कुछ लोगों की सत्ता डोल रही थी। कि दिल्ली विश्वविद्यालय से निकालने का प्रमुख कारण क्या था? दिल्ली विश्वविद्यालय को ये कारण बताना चाहिए। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की शर्त क्या होती है, तो कौन सी ऐसी शर्त थी जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरी नहीं कर रहे थे? और 14 साल बिना शर्त पूरी किए उन्होंने पढ़ाया कैसे? 14 साल 14 बैच को क्यों पढ़वाया गया अगर वो उनको निकालना था? और निकाला गया तो कारण क्या बताया गया? क्योंकि कारण बताने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों निकाला गया। तो ये तो एक कानूनी और वैधानिक पक्ष है जिसका सवाल नहीं, जिसका जवाब नहीं मेरे पास। मैं भी सवाल कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में क्या किसी को विचारधारा देखकर रखा जाता है कि कौन भाषण बाहर क्या दे रहा है, कौन किस विचार के मानने वाला है, कौन जो है किसके ऊपर क्या राय रखता है? ये तो प्रोफेसर की नौकरी के लिए कोई पात्रता नहीं है, तो ये कोई वजह तो हो नहीं सकती। इसका मतलब कुछ लोगों की सत्ता डोल रही थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उनसे बिना डरे आंख में आंख मिला करके कोई प्रोफेसर बोले। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कोई संविधान को तोड़ने बर्बाद करने की बात करे, तो कोई संविधान बचाने की बात कैसे कर सकता है? सब लोग उनके पैरों में गिर गए, तो कोई वाइस चांसलर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और ये क्यों नहीं हमारे चरणों में गिरे? ये क्यों हमारे विचारधारा पर सवाल उठाते हैं? तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हर विचारधारा के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान से चलता है। आप एक पार्टी का प्लेसमेंट सेंटर नहीं होता वो। और यहाँ पर पूरे देश के कुलपति कहाँ से बनाए जा रहे हैं? झंडेवाला से, नागपुर से। पूरे देश में प्रोफेसर कौन होगा? नागपुर बताएगा। जज कौन होगा? नागपुर बताएगा। मीडिया में क्या चलेगा? नागपुर बताएगा। देश में संविधान बदलना है कि नहीं बदलना, नागपुर बताएगा। तो नागपुर संविधान से बड़ा हो गया और वो कहता है कि संविधान बदल देंगे। तो इसलिए बड़ी लड़ाई है, एक प्रोफेसर की लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई देश को लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगा कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा? अगर आप सर झुका कर नौकरी कर लेते, नौकरी आपकी बच जाती। बहुत लोग सर झुका के नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होता है? वो अपने पेट पाल रहे हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि हमें बोलने का जो अधिकार मिला संविधान से मिला, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली मंडल कमीशन से मिली, अधिकार मिला, चेतना मिली, शिक्षा से मिली। तो जब संविधान ही नहीं बचेगा, मंडल कमीशन की बातें नहीं बचेंगी, कलम और किताब बिक जाएगी, गिरवी हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी बंदूक की, तो हम पेट भर के क्या करेंगे? इसलिए जो हमारे ऊपर कर्जा है कि हजारों साल के संघर्ष से ये देश खूबसूरत बना था, कुछ लोग इसे बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नफरत करा रहे हैं। तो हमें लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। सर, भारत ऐसा देश है जहाँ पर जीएसटी शिक्षा पर बात किया जाए 18% लगा दिया गया है, सोने चांदी पर बात किया जाए उससे कम लगा देगा। आप लगातार इस पर सवाल भी जवाब भी देते हैं, क्या कहेंगे? जिस देश का राजा कम पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, डिग्री उसकी पता न हो क्या हो, जो शिक्षा की कीमत न समझा, वही कलम और किताब पर टैक्स लगाता है। लोकतांत्रिक देश में कलम और किताब मुफ्त होनी चाहिए। समाजवाद का नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए थी, ताकि किसी की जेब में पैसा है कि नहीं इससे तय ना हो कि उसको शिक्षा मिलेगी, दवाई मिलेगी कि नहीं।
और देश समाजवादी मूल्य से चलना था और वो बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए हम ये देश बचाने के लिए समाजवाद और अम्बेडकरवाद को मिला करके इस देश के 90% लोगों की बात कर रहे हैं। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको निकाले जाने के बाद आपको लेकर तमाम अफवाहें भी सामने आई, जिसमें बताया ये गया कि जो है आपका राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रुझान था, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अच्छे संबंध को भी दर्शाया गया, ऐसा कुछ कहा जाता रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा, अखिलेश यादव जी से मिलना कहाँ गलत लिखा है, किस संविधान में लिखा है? और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर संघ की शाखा में जाकर टीवी पर बैठकर रोज जहर फैलाते हैं। राज्यसभा के सांसद हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर थे मुरली मनोहर जोशी, वो शिक्षा मंत्री बने। तो प्रोफेसर सरकारी मुलाजिम नहीं होता, प्रोफेसर आज़ाद होता है कि वो समाज में जाकर अपनी राय रखे, अपनी बात करे, संविधान को बचाने की बात करे। और किसी ऐसे खराब नेताओं से मिलने पे पुरस्कार मिलता है, तो कभी कभी अच्छे नेताओं से भी अच्छे संबंध होने चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि जो मोहब्बत की बात करे, जो समाजवाद की बात करे, ऐसे नेताओं से भी संबंध रखना अच्छी बात है। नियम में कहीं, ये नियम में कहीं नहीं लिखा था कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सर, राजनीति को लेकर जिस तरह से आप पर सवाल उठाए गए, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और उसके बाद आपको पद से तो विमुक्त कर ही दिया गया है, तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ये रहेगी कि एक तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सब तो बातें हैं। मुझसे अच्छा है कि मेरा जिक्र हर महफिल में हो, तो हमारा जिक्र हो रहा है, ये तो अच्छा है ना। तो इसलिए जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हम न्याय और सच की बात करते हैं। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, और जब सब संविधान खतरे में हो तो लकीर खींचकर संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या लक्ष्मण यादव जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये वक्त बताएगा, अभी तो देश बचे ताकि चुनाव होता रहे। सर, 69 शिक्षक भर्ती में 6800 कैंडिडेट अभी भी अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ओपी राजभर का एक बयान आता है कि वो लतियाने लायक ही हैं। देखिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, किसी नेता के बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, वो तो जनता देगी, जनता देख रही, जनता देगी। मेरा कहना यह है कि जो राम राज्य की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, और जो दलित पिछड़े आदिवासी उनके नेता बने हैं और उनको वोट दे रहे हैं, उन लोगों के सामने गांव-गांव इसी पर्चे पोस्टर को छपवा दीजिए कि 6800 जो शिक्षक बन गए, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, ओबीसी को आरक्षण मिला 4%, संविधान कहता 27%। तो आरक्षण कौन लूटा? जो रामराज की बात करता है। आरक्षण लूटने वाला कौन? उसमें तो सारी जाति के लोग लूट गए। और 600 दिन से ज्यादा वक्त से 6800 लोग जिनकी सूची आ गई है कि उनको बस ज्वाइनिंग कराना है, वो रो रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और उनको ऐसे तमाम नेता उनको जलील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वोट वो 6800 के हिसाब से देंगे। सर, आए दिन बहुजन प्रोफेसरों पर क्यों उत्पीड़न होता है? बहुजन ओजन पर नहीं होता, बहुत सारे बहुजन मलाई भी खा रहे हैं। इसलिए केवल मामला बहुजन का नहीं है, विचारधारा का है। जो रीढ़ तनी रखेगा, जिसके पास विचारधारा होगी सामाजिक न्याय की, समाजवाद की, अम्बेडकरवाद की, वही मारा जाएगा। बाकी कुल्हाड़ी की बेंट में बहुत सारी लकड़ी जंगल की लगी है जो जंगल को ही काट रही है। इशारे में समझिए। सर, एक सवाल और है मेरा। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की सीधे सवाल पर आइए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी अगर मान लीजिए ईवीएम से होगा तो उसकी काट क्या होगी? हमारे और आपके चाहने से तो रुकेगा नहीं। तो अब समय उस लड़ाई का नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जिस मशीन को जहां बनाया गया वहीं उससे चुनाव नहीं होता, तो हमारे यहाँ क्यों होता है? तो बैलेट पेपर से हो, ताकि चंडीगढ़ में जैसे चोरी पकड़ा गई, अगर बैलेट पेपर से नहीं होता चोरी नहीं पकड़ाती ना। तो ये तो एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो सर, कहा जा रहा है कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है आने वाले दिनों में। अरे वो खतरा चंडीगढ़ मेयर बता नहीं दिया। सर, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। लोग कहते हैं, जैसे कि दलित के कुछ लोगों से हमने जब बात किया, वो लोग बोलते हैं कि ईवीएम से होगा तो वोट नहीं देंगे। अगर मान लीजिए ईवीएम से ही वोट होती है, अगर वो वोट नहीं देते तो फायदा तो दूसरी पार्टियों को एक तरफा पूरे देश में अगर ये माहौल बन जाए, संविधान बदलने वाले को बदलना है, तो वो ईवीएम में बदलाव नहीं कर पाएगा। 100 में 60 वोट अगर एक तरफ पड़ जाए तो ईवीएम से कितना चोरी करेगा? और जब पूरी लहर ही उनके खिलाफ होगी, तो लहर खिलाफ होती है तो हर जगह ईवीएम नहीं चलती है।
ईवीएम थोड़ी बहुत सेटिंग करती होगी, पूरा देश ही सड़कों पर उतर जाए कि संविधान विरोधियों को नहीं जीतने देंगे, वोट नहीं डालेंगे तब भी उन्हीं का फायदा होगा। वही तो कह रहे हैं। वोट डालिए, इतना ईवीएम में वोट डालिए कि वो हैंग कर जाए और सारा वोट संविधान के पक्ष में चला जाए। प्रोफेसर की डायरी लिखने का केवल प्रोफेसर की डायरी किताब मैंने जो लिखी, उस किताब के लिखने का केवल मकसद ये है, मेरे गांव कस्बे के लोग जो अपने बच्चों को कल स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजेंगे, उनको पता होना चाहिए कि आपके देश का स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की जा रही है, कैसे की जा रही है, उसका पूरा किस्सा उस किताब में है। कलम और किताब को बचाने वाले लोग उस प्रोफेसर की डायरी को जरूर पढ़ें, हम ये गुजारिश करते हैं। कुछ निःशुल्क सर वितरण का भी इसका कुछ प्रावधान है? निःशुल्क वितरण तो भाई आप जितने लोग समाज में हैं, चंदा लेकर के एक हवन किताब बांटने का करवाइए, गांव-गांव चंदा लेकर। यहाँ पर एक पोस्ट एक लोगों ने किया था कि अगर हमें हमारी सहयोग की अगर जरूरत हो तो भी बता सकते हैं। करें, सब लोग करें, उसमें मैं क्या बोलूँगा, लेखक क्या बोलेगा। हमने लिख दिया, समाज जो उसका करना चाहे करे, पढ़ना चाहे पढ़े, देश बचाना चाहे बचा ले। बहुत धन्यवाद।